चलो बैठ। चलिए आज फिजिकल का चैप्टर है जिसका नाम है बेटा इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम में जो है वो दो पार्ट पाया जाता है। पहला कौन सा देखने को मिलेगा आपको, आयनिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा कौन सा मिलेगा आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में अपने जितने ही पढ़ेंगे सब ये रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिएक्शंस क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जो इक्विलिब्रियम है उसके दो पार्ट है। इंट्रोडक्शन। देखो लल्ला इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम होता क्या है बेटा, सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई ए सब्सटेंस, कोई भी ए सब्सटेंस इसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा बी में, और बी वाला कन्वर्ट किसमें हो जाए बेटा ए में। कोई भी सब्सटेंस ए का बी में, बी का ए में कन्वर्ट हो जाए तो यही आपका क्या कहलाता है बेटा, यही आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है। मतलब इक्वल रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट चेंज। अब इसमें दो कैटेगरी आती है आपके इक्विलिब्रियम में। पहला होता है बेटा जी केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम में अपने क्या पढ़ते हैं, और एक होता है बेटा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दो। इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कंपाउंड के पीएच वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच कितना है, पीएच कितना नहीं है, ये सब पढ़ने वाला है इसमें। बोले ठीक सर। इसमें अपनी केमिकल रिएक्शन कौन सी, फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फिर जाना जाता है ये कि भैया कौन से रिएक्शंस कैसे लेंगे। इसमें बहुत सारे अपने ग्राफ देखने वाले हैं कि रिएक्टेंट कम होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कैसा है कैसा नहीं। बोले ठीक। अगर बात करें किसकी, बोले देखो इसके आगे अगर बात की जाए तो हमने एक चीज देखी कि सर कि जो हमारा इंट्रोडक्शन अगर बात की जाए बेटा किसकी, केमिकल रिएक्शन की, केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ किससे पढ़ते हैं बेटा, वो ये केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपने किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये कितने टाइप की होंगी, कैसे नहीं होंगी, इनकी बात करते हैं। चलो देखिए सबसे पहले उठाते हैं बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसकी बात करते हैं अपने, फिजिकल स्टेट। आपको पता है जो अपनी फिजिकल स्टेट है, जो अपनी फिजिकल स्टेट है वो कितने टाइप की होती है बेटा, तीन टाइप की है। पहला कौन सा होता है बेटा, सॉलिड, दूसरा कौन सा होता है बेटा, लिक्विड, और तीसरा गैस। ये तीन टाइप की रिएक्शन होता है अपनी फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोले ठीक है। अगर बात की जाए उनके फिजिकल स्टेट में तो फिजिकल स्टेट में दो टाइप की रिएक्शंस होंगी। पहला कहा जाएगा बेटा होमोजीनियस, क्या कहा जाता है बेटा, होमोजीनियस। और दूसरा क्या कहा जाएगा बेटा, पहला होमो है, होमो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं होमो कंपाउंड्स उठाऊं तो होमो में क्या देखने को मिलेगा, देखो अगर मैं होमो की बात करूं तो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। और अगर हेटेरो की बात उठा ली जाए तब तो हेटेरो कंपाउंड होता है बेटा जी डिफरेंट। कैसा होता है बेटा, डिफरेंट, वही डिफरेंट है। बोलो ठीक। अगर होमो की बात की जाए तो सेम है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट है, तो बेटा होमो का मतलब क्या होगा, होमो का मतलब सेम। और गैसियस का मतलब क्या है बेटा, होमोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है बेटा, किस स्टेट में है। तो इसमें लिखा है सेम स्टेट में रिएक्शन जो होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस। जैसे ऑल रिएक्शन, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन किसमें हो बेटा, सेम फेज है। अगर फेज हमारा कैसा है, सेम है, तो वो कौन सी रिएक्शन कराएंगी, हाइड्रोजीनियस। जैसे
यहाँ देखो गैस में है, यहाँ गैस में है, ये देखो गैस में, तीन अपना रिएक्टेंट और अपना प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस में है? गैस में। जब गैस में है तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया गया? होमोजीनियस, मतलब दोनों की दोनों गैस में। यदि कहीं ऐसा हो जाता कि हेटेरो पूछता, हेटेरोजीनियस का मतलब इसका उल्टा, इसमें सम बेटा जी कैसे हो? सबके सब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में हो। इसमें क्या हो? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेटा जी कैसे हो भैया? डिफरेंट डिफरेंट फेज में। यहाँ देखो ये किस में है बेटा? सॉलिड। ये किस में है बेटा? गैस में। ये किस में है? गैस में। ये किस में है? सॉलिड में। मतलब एक से ज्यादा स्टेट पाए जा रहे हैं किसी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट में अलग फेज, रिएक्टेंट में अलग फेज, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोजीनियस रिएक्शन। क्या बोलोगे? हेटेरोजीनियस रिएक्शन। बस ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन टू फेज। इसमें बेटा टू और दो या दो से अधिक फेज जब भी पाए जाए तो आपको क्या मिलेगा देखने को बेटा? उसे क्या बोलोगे हम? कौन सी रिएक्शन बोलोगे? हेटेरोजीनियस रिएक्शन। कंफर्म? तो होमोजीनियस रिएक्शन मतलब सेम फेज हो, और हेटेरो का मतलब क्या हो बेटा? डिफरेंट। ठीक है ना? ऐसा ये हो गया अपना। आ जाइए देखो, होमो और हेटेरो ये हो। अगर बात की जाए बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहाँ पर अपने किसकी बात की थी? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की। ठीक है ना? फिजिकल स्टेट की बात कर ली, और यहाँ पर अपने होमो और ये हेटेरो बात कर ली कि फिजिकल स्टेट अपनी सेम हो तो क्या बोलोगे बेटा? अपने होमोजेनेसिस। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो हेटेरोजेनेसिस। अब यहाँ पर अपने बात किसकी करने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हीट, मतलब स्टेट की तो बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे बेटा? भैया हीट की। टेम्परेचर के हिसाब से अगर रिएक्शन को बांटा गया तो किस टाइप से इन्हें बांटा जाएगा? ओवरऑल किसकी बात है? चलो लिखा हुआ है बेटा, पहली रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी कौन सी होगी बेटा? एंडोथर्मिक। कौन सी होगी बेटा? एंडोथर्मिक। पहली एक्सो और दूसरी एंडो। एक्सो का मतलब क्या होता है? जब अपने मॉल में जाते हैं तो जब बाहर से जो अंदर होते हैं अपने बाहर निकलना होता है तो कहते हैं ये एग्जिट कहाँ पर? एग्जिट का मतलब है किसी कंपाउंड से तुम्हें बाहर आना है, तो बाहर किसे आना है बेटा? हीट को। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा थर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा? एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा आपका? एक्सोथर्मिक। और एंडो का मतलब क्या हुआ? जब आप अंदर जा रहे हो मतलब हीट दे रहे हो। जब तुम गेट से अंदर आओगे तो क्या बोलोगे? मे आई कम इन सर? मे आई इन कम इन सर, है ना? अंदर। तो ऐसा ही क्या है बेटा? एंडोथर्मिक। और उसमें क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक। समझ रहे ना? एंडो और एग्जिट होना। यहाँ से याद रखो, एग्जिट का मतलब है कोई कंपाउंड है ये, यहाँ से हीट निकल रही है तो अपने क्या कराना है बेटा? एग्जिट कराना है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। कोई कंपाउंड है उसमें हीट दी जा रही है तो बेटा जी क्या होगा? ये एंडो। तो ये क्या होगा बेटा? एंडो। समझ रहे हो ना? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो नेट हीट इस कैसा होगा बेटा जी? इवॉल्व। मतलब हीट क्या करे बेटा जी? निकल जाए। और नेट हीट क्या करे बेटा जी? एब्जॉर्ब। जब हीट को क्या किया जाए? एब्जॉर्ब। जब हीट को निकाला जाता है तो क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। जब हीट बेटा जी दी जाती है तो क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। बस दो ही स्टेट है। मोस्ट ऑफ द एसोसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बोला गया है जो अपने एसोसिएटेड जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन फॉर्मेशन होगी उसमें आपका क्या होगा बेटा? भैया एक्सोथर्मिक होगी। कैसे? जैसे यहाँ देखो H2 है प्लस Cl2 है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। दो कंपाउंड्स को कंबाइन किया जाए गैस में, गैस में जो कंपाउंड बनेगा आपका क्या बना बेटा जी? 2 मोल ऑफ HCl। मतलब ये दो थे, अब ये कितने हो गए बेटा? एक। तो ये क्या हुआ है? कंबाइन। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स बात है 100% इन दोनों के जुड़ने से हीट निकली होगी, तो उसे क्या कहोगे बेटा? क्या कहोगे? तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं। यहाँ पर बोल जाए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का भी मतलब जुड़ना है, कंबाइन होना। बोले ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस। एसिड उठा लो, बेस उठा लो। जैसे आपको पता है बेटा जी HCl उठा लो और क्या उठा लो बेटा? NaOH उठा लो। इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तो आप बताओ यहाँ से क्या है? Na, यहाँ पर क्या है बेटा? NaCl। तो क्या बन जाएगा बेटा? NaCl प्लस वाटर। जब NaCl वाटर बना, बोले ठीक सर, Na बना, Cl बना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साधारणतः कौन सी रिएक्शंस होती है बेटा? तो भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक बात समझ में आई, अगर किसी कंपाउंड को हीट दी जा रही है और वो ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कौन सी होगी बेटा? एंडोथर्मिक। एब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक, एग्जिट करना वो एक्सोथर्मिक। कंफर्म?
हाँ, एक्सेट का मतलब निकालना, हीट को निकल या फिर हीट निकल रही है, निकाल रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी बेटा जी? जैसे आप कोई खाना रखा हुआ है या फिर कोई ऐसा दही है, उसे जमाना है, तो कुल्फी जमानी, तो भैया फ्रिज में ले जाके निकालो, तो फ्रिज क्या कर रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, मतलब उसकी कंपाउंड्स की हीट को क्या कर रहा है बेटा? बाहर खींच रहा है, तभी तो वो जमेगा। तो ये तो ओवरऑल क्या है बेटा जी? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वह रिएक्शन जिसमें आप बेटा क्या करोगे भैया? किसी कंपाउंड से हीट दोगे, किसी कंपाउंड को हीट दोगे तो ये क्या कराएगा बेटा? एब्जॉर्प्शन कराएगा, है ना? क्या कराएगा? एब्जॉर्ब कराएगा, एब्जॉर्ब। तो यही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? एंडोथर्मिक। बोले ठीक सर। यहाँ पर देखो, मोस्ट ऑफ डिसोसिएटेड रिएक्शन, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है बेटा? डिसोसिएशन का मतलब, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है बेटा? टूटना। जब कोई कंपाउंड टूटे, जैसे HCl था, 2 मोल HCl थे, तोड़ा गया तो क्या बनेगा बेटा जी? H2 + Cl2, यही तो बनेगा। तो यहाँ से यहाँ रिएक्शन गई, मतलब एक कंपाउंड थे, एक से कितना होगा बेटा जी? 2। तो ये क्या कहलाएगा आपका बेटा? ये कहलाएगी एंडोथर्मिक। और यहाँ से अगर मैं यहाँ ले गया तो ये क्या कहलाएगी बेटा? तो ये कहलाएगी एक्सोथर्मिक। मतलब 2 से 1 जाओगे, जब 1 से 2 जाओगे तो एंडोथर्मिक। ये कंपाउंड नॉर्मल बैठा हुआ था, इसे आप हीट दोगे, ये एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो टूटेगा। तो ये कहला रहा है बेटा जी कौन सा? एक्सो। वहां पर 2 थे, आप इसमें से हीट निकाल लोगे तो ये कंबाइन हो जाएगा। आया? ऐसा है। चलो यहां पर देखना, लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है भैया? फोटोसिंथेसिस, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम बाहर चले जाओ धूप में बैठो, तो क्या करोगे भैया? हीट को ऑब्जर्व करोगे तो बेटा एब्जॉर्प्शन क्या कहला रहा है? एब्जॉर्प्शन कौन सी रिएक्शन कहला रही है? एंडोथर्मिक। हमारी बॉडी क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, तो एंडोथर्मिक है। बोले ठीक है सर। वेपराइजेशन, वेपर का निकलना। वेपर कब निकलेगा? किसी कंपाउंड से। ये आपको भगोना रखा हुआ है किसी गैस में, यहाँ पर इसने हीट एब्जॉर्ब की, तभी तो बेटा जी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी से ऊपर गए, तो ये वेपर में चेंज हो गया, मतलब इसने एब्जॉर्ब किया होगा तब जाके हुआ। तो ये कौन सा कहलाएगा बेटा? वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब टूटना होता है, 1 से 2 में टूटना, वो यही बताया था। और क्या होता है बेटा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक होता है सब्लिमेशन, एक होता है सब्लिमेशन एनर्जी। कोई कंपाउंड, ये किसका है बेटा जी? ये कैम्फर। कैम्फर का मतलब क्या होता है? कपूर, है ना? क्या होता है भैया? कपूर जानते हो ना? कपूर जानते हो? ऐसा ठीक, कपूर है, इसे क्या करते हैं अपने थाली में रखा हुआ होता है ना भैया? ये थाली में रखा हुआ है, इसे माचिस की तीली लगाई और बेटा जी ये चेंज हो गया। तो ये अभी किस स्टेट में है बेटा? सॉलिड। ये सीधे बेटा जी पहले पिघलेगा क्या? नहीं ना, जलता है और सीधे किस में चेंज हो जाता है बेटा? गैस में। वह कंपाउंड्स जो सीधे बेटा जी सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, उसे जो एनर्जी देते हैं वो कौन सी एनर्जी होगी? सब्लिमेशन एनर्जी। या फिर उसी कंपाउंड्स को क्या किया? सब्लिमेशन किया है, मतलब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा तभी तो गैस में चेंज हुआ। जब एब्जॉर्ब करना ही क्या कहला रहा है बेटा जी आपको? कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। कंफर्म? तो मैंने भैया एक चीज बताई है आपको, 2 रिएक्शन बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के हिसाब से, और दूसरा बेटा केमिकल, मतलब कौन सा अपना? ऑन द बेसिस ऑफ हीट, है ना? अगर हम बात करें, देखो फिर से देख लो भैया, यहाँ पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब जो रिएक्शन सेम स्टेट में हो उसे क्या कहोगे हम? सेम स्टेट मतलब गैसियस 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 होमोजेनियस रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जो बेटा जी डिफरेंट फेज में हो, एक गैस में, एक सॉलिड में, एक गैस में, एक सॉलिड में, सॉलिड में, गैस में, तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसी रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शन? हेटेरोजेनियस रिएक्शन। तो होमोजेनियस रिएक्शन और हेटेरोजेनियस रिएक्शन। बोले ठीक सर। यहाँ पर बात की जाए बेटा फिजिकल हीट के हिसाब से, तो एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब हीट को बेटा जी क्या करते हैं? निकालते हैं। एंडो का मतलब हीट को देते हैं। असम्पशन कौन से कंपाउंड से? ये आपके कुछ असम्पशन है जो बेटा जी इस चीज को फॉलो नहीं करते, ऐसा होता है। 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कंबाइन होंगे, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, इसीलिए इनमें कोई भी आप नहीं बता सकते कि कौन सी रिएक्शन आपकी बेटा जी एक्सो होगी, कौन सी आपकी एंडो। ये कुछ कंपाउंड्स। बोले ठीक। नहीं, असम्पशन लिखे हुए हैं बेटा। नहीं, इसका इसके है, सही का कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा। चल मोस्ट एसोसिएशन, मोस्ट कौन सा एसोसिएशन? ये देखो, मोस्ट एसोसिएशन का मतलब होता है कंपाउंड्स का बनना, एसोसिएट होना, मतलब 2 मोल से आपस में 1 मोल हो जाना। जैसे कौन सा कंपाउंड है आपके? हाइड्रोजन गैस है, और बेटा जी क्लोरीन है, मतलब H2Cl2।
आपस में कंबाइन होगी तो क्या बन गया बेटे, 2 मोल HCl बन गया। तो दोनों कंबाइन हो गए तो ये क्या हो गया भैया, एसोसिएशन हो गया, है ना, कॉम्बिनेशन एसोसिएशन सेम बात है। ऐसा डिसोसिएशन का मतलब टूटना, जो लोग जोड़ते हैं वो बेटा 2 से 1, वो कौन सी रिएक्शन, एक्सो, और जो बेटा जी 1 से 2 होते हैं उसे क्या कहोगे, डिसोसिएशन, समझे। ऐसा सर यही फॉर्मेशन कौन सा, मोस्ट एसोसिएशन, मोस्ट एसोसिएशन फॉर्मेशन, हाँ बनना बेटा, बनना किसी चीज का बनना। अब Cl2 से H2 से दोनों से मिलके हमारे 2HCl बने थे, उसी को क्या कहोगे बेटा जी, फॉर्मेशन बोल दो। ऐसा चलो यहाँ पर देखो बेटा, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से देखो। अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो कंपाउंड्स को देखो बेटा, डायरेक्शन के हिसाब से चला जाए तो बोले देखा जाएगा, बोले पहली रिएक्शन कौन सी होती है बेटा अपनी, रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी कौन सी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वह रिएक्शन जो बेटा जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चली जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जानते ही हो आप, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कैन बी बेटा जी कन्वर्टेड इनटू बैकवर्ड ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी होनी चाहिए और रिएक्शन बैकवर्ड भी होनी चाहिए। कह रहा है कन्वर्ट बैक इनटू बेटा जी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन अपने आप बैक हो जाए। कहने का तात्पर्य है N2 से 3 मोल H2 बनाए गए तो बेटा जी क्या बन गया आपका, 2NH3 बन गया। अगर 2NH3 को तोड़ा जाएगा फिर भी तो ये C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ साइन देखने को मिले तो वो कौन सा होगा बेटा जी, वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बोले ऐसी रिएक्शन जिसमें बेटा जी ओनली वन डायरेक्शन, ऐसा याद रखो, अगर वन डायरेक्शनल है तो वो इक्विलिब्रियम में है, और वन डायरेक्शनल नहीं है ना बेटा, तो वो कौन सी, देखो एक बात तुम फिर से समझ लो। बोले क्या सर जी, ये ओनली यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब ये कैसा होगा बेटा जी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, समझे नहीं समझे। ये बैकवर्ड भी जा रही है, ये फॉरवर्ड भी जा रही है, और बेटा बैकवर्ड भी आ रही है ना। जैसे आप हो, आप घर से यहाँ आते हो, यहाँ से घर जाते हो, ये कौन सी प्रोसेस है बेटा। अब ऐसा है कि घर से यहीं आ जाओ फिर जाओ ही ना, तो बेटा जी वो कौन सी होगी, वो इनरिवर्सिबल होगी, ठीक है ना। ऐसा है तो कहना चाह रहा है रिएक्शन से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये आपका कहलाएगा बेटा जी कौन सी भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो ओनली वन डायरेक्शन है वो कौन सी होगी बेटा जी, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल रिएक्शन। कह रहा है प्रोडक्ट फॉरवर्ड, ये इधर से देखो, ये कहने का तात्पर्य इसका, यहाँ से बेटा ये फॉरवर्ड गया, कहना एज वेल एज बेटा जी कहाँ गया भैया, बैकवर्ड, ये फिर कहाँ गया बेटा वापस बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और बेटा जी बैकवर्ड भी आ रहा है। इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जनरली पॉसिबल इन किसमें बेटा, क्लोज कंटेनर में। सर जी इससे क्लोज कंटेनर में ही क्यों कराते हैं, तो उसका रीजन एक बात मान के चलो, जैसे आप मान के चलो ये आपका ओपन है, क्या है बेटा, ओपन कंटेनर है, ये अपनी लगी हुई है बेटा गैस, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे बोले ठीक सर, ये आपकी गैस है, इसमें बेटा वाटर भरा हुआ है, ये गर्म होगा तो बेटा जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी, गैस में या फिर वेपर में, ठीक है ना, ये वेपर में चेंज हो गया। तो मुझे इतना बता दो, क्या ये कभी वापस आएगा, नहीं आएगा। जब ये कभी वापस नहीं आएगा तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, कौन सी है बेटा, इरिवर्सिबल। वापस नहीं आएगा तो कौन सा है, इरिवर्सिबल। अगर मैं इसी को ढक दूं, इसी ढकने से ऐसे करके ढक दूं, अब ऐसे करके ढक दोगे तो ऊपर वाला कंपाउंड सब गायब होगा, मतलब इसे बंद कर दिया गया। अब जितना ही पार्टिकल था टकराता था वापस आ जाता था, टकराता था वापस आ जाता था। कहने का तात्पर्य है कोई भी चीज गैस में चेंज हो रही है तो बेटा जी वो ऊपर ढकना है, बाहर जाएगी नहीं तो क्या होगा बेटा अंदर। मतलब अब ये कौन सा कंटेनर हो गया, क्लोज कंटेनर। पहले कैसे था, ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में कभी भी बेटा जी रिवर्सिबल देखने को नहीं मिलती, कंपाउंड बनते हैं उड़ जाते हैं तो वो वापस कभी आते हैं। आया तो क्लोज कंटेनर हमेशा बेटा जी कौन सा होगा बेटा, कौन सा टेटर करेगा बेटा जी, रिवर्सिबल, है ना। और इनरिवर्सिबल कौन सा होगा बेटा जी, ये देखो बोला गया है वन डायरेक्शनल है। एंड जनरली बेटा जी किसमें देखने को मिलते हैं, ये ओपन कंटेनर में। ये किसमें मिलती है बेटा जी, क्लोज कंटेनर। समझ में आया आपको बेटा, ऐसा था। यहाँ देखो कैन बी अचीव अटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को अटेन करती है। बोले ठीक सर जी। ये बेटा जी डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आपका कंपाउंड्स कन्वर्ट ना हो, कम ना हो। जैसे आप हो, आप चाय बना रहे हो, 3 लोगों के लिए चाय बना रहे हो, आपने नाप के चाय डाली, पानी डाला और फिर क्या किया तुमने, ढकने से ढक दी, तो उसकी क्वांटिटी चाय की 3 लोगों की ही रहेगी, वो कम होने वाली नहीं। यदि तो आपने कौन सा कंटेनर यूज किया था, क्लोज।
लेकिन उसी ढकने को हटा दिया तुमने। अब चाय बनने दी 15 मिनट के लिए, तो 3 लोगों की रखेगी तो एक आदमी भी नहीं पी पाएगा, उसमें इतनी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बेटा जी जो आपके पार्टिकल्स हैं वो किसमें चेंज हो गए? गैस में, बोल गए, है ना। तो क्वांटिटी जब कम हो जाए तो कौन सा होगा बेटा जी? इरिवर्सिबल। अब इक्विलिब्रियम में ही रहे तो कैसा होगा बेटा? रिवर्सिबल। बोले ठीक है। रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बेटा रिएक्शन कभी कन्वर्ट नहीं होती। बोले कैसे? ए से हमें क्या बनाना है बेटा? बी, और बी से फिर क्या बन जाती है बेटा? ए। तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं ये रिएक्शन इधर इधर, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती, हमेशा ऐसे चलती रहती है। समझ में आ रहा है ना? तो रिएक्शन कभी कन्वर्ट भैया कंप्लीट ही नहीं होती। इसमें रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है बेटा ए से बी। अगर ए से आप बी बन रहे हो तो ए से बी बन जाएगा, लेकिन बी से ए नहीं बनेगा, तो ये रिएक्शन कभी ना कभी कंप्लीट ही हो जाएगी। ये रिएक्शन नहीं होती। अगर ए से बी बन गया तो बी से क्या बन जाएगा बेटा? थोड़ी देर में ए बन जाएगा। समझ में आया? ऐसा है। तो ये रिएक्शन बेटा जी कैसी होती है भैया? रिएक्शन, हाँ ये कैसी होगी बेटा जी भैया? रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये कौन सी होगी आपकी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वीक एसिड एंड बेटा जी किसमें देखने को मिलती है? वीक बेस में। एंड किसमें मिलेगी बेटा जी? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में देखने को मिलेगी। लेकिन ये रिएक्शन किसमें मिलती है बेटा? ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ओनली। ये सब किसमें मिलती है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दूसरा वीक बेस होगा। वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, मतलब वीक एसिड एसिड बेसिक बेसिक एसिड सब में चलती रहती हैं, लेकिन ये ओनली एक ही में होंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी ये रिएक्शन होंगी, अन्यथा रिएक्शन भैया इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए इसे बोला जाता है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस, इसे बोला जाता है बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे ये अपना कैसा है बेटा जी? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये कौन सा है बेटा जी? ये आपका वीक एसिड है ना बेटा। ये कन्वर्ट होगा तो ये तो रिएक्शन देखने को मिलेगी। बोले ठीक है, कौन किसमें होगा बेटा? ये देखो साइन से देख लेना, इक्विलिब्रियम में है। ये बेटा जी इक्विलिब्रियम में है। बोले ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? ये इक्विलिब्रियम में तो है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो है, लेकिन इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? ये होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है बेटा? हेटेरो है ना बेटा, क्योंकि सॉलिड में भी है और साथ में कंपाउंड्स गैस में भी। जब दो तरह के आपको कंपाउंड्स देखने को मिल जाए, दो तरह के फेजेस देखने को मिल जाए, सॉलिड लिक्विड गैस तीन फेजेस हैं, जिसमें से दो आपको यही मिल गए, तो वो रिएक्शन किसमें होगी बेटा? वो भैया आपकी हेटेरोजीनियस रिएक्शन कहलाती है। ऐसा सर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी आपके जो कंपाउंड हैं, जैसे आपका जो सोडियम से रिएक्शन करें, मतलब आपके NaCl है ना, ये तो आपका सॉल्ट ही है। NaOH क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है ना। Na2CO3 है ना। ऐसे कंपाउंड जो बेटा जी अल्कली मेटल से रिएक्शन करें, मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले से, समझे? जो पहले ग्रुप से जितने भी रिएक्शन बेस होंगे, जो एसिड बनेंगे वो H2SO4। लेकिन सर यहाँ तो सर एसिटिक एसिड कर रहा है NaOH से, हाँ तो यहाँ तो सर वीक है, हाँ तो कैसे हो जाएगा NaC रिएक्शन? नहीं, ये कहने का तात्पर्य क्या है इनका? देखो ना, कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कोई न्यूट्रल है कंपाउंड्स पूरा, कह रहा है वीक एसिड, और किससे कर रहा है बेटा जी? वीक बेस से कर सकता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से कर सकता है, लेकिन इसमें रिएक्शन ओनली किसमें देखने को मिलेगी बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये आपका कौन सा है बेटा जी? स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोले ठीक है सर, तो ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना बेटा, OH है ना, इसीलिए बेस आ गया। ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कौन सा है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये कौन सा है बेटा? ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो रिएक्शन हो सकती है। यदि कंपाउंड यहाँ से उठा के यही रिएक्शन इधर कर दी जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये स्ट्रॉन्ग में होती है बेटा जी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अच्छा रिवर्सल। हाँ, कहना चाह रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर, वो तो आपको पता ही है क्लोज कंटेनर में रिएक्शंस होती ही हैं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो? बोले फिर से देख लो, पहले रिवर्सिबल देख लेते हैं, फिर इरिवर्सिबल देख लेते हैं। रिवर्सिबल की बात करूं, ये बेटा जी कन्वर्ट हो सकती है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब ये फॉरवर्ड भी जाएंगी और बेटा जी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। ये बेटा जी जनरली कैसी होती है? क्लोज कंटेनर में होती है। ये क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम को अटेंड कर सकती है। रिएक्शन नेवर कंप्लीट इनटू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकती है। ये अधिकांश न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वीक स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और बेटा जी ये हमेशा किसमें होती है बेटा? क्लोज कंटेनर में। बात कर ली जाए इधर वाले कंपाउंड्स की, कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू बेटा जी बैकवर्ड, ये हमेशा कहां जाएंगी? फॉरवर्ड रिएक्शन में वर्क करती हैं, बैकवर्ड में ये रिएक्शन नहीं जाती है।
ये बेटा जी प्रोडक्ट ओनली वन डायरेक्शन, किसमें होंगी बेटा? ओनली वन डायरेक्शनल में होती है। जनरली पॉसिबल किसमें होंगी बेटा? ये ओपन कंटेनर में होंगी। ये बेटा जी इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं करती हैं। ये बेटा जी कंप्लीटली कन्वर्टेड नहीं होती हैं, किसमें बेटा? प्रोडक्ट में, मतलब होती है, सॉरी, ये नियरली कन्वर्टेड हो जाती है प्रोडक्ट में, क्योंकि ए से सिर्फ कहाँ जाना है बेटा? बी में जाना है, समझे? ए से बी में नहीं आना है। कहना रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी किसमें बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा था, ठीक है ना? दोनों के दोनों कैसे रहेंगे आपके? स्ट्रॉन्ग रहने वाले। बताओ, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को बेटा? नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें तो छोटे छोटे कंपाउंड है। चलो एक्टिव मास देखिएगा। एक्टिव मास के फार्मूले बेटा, एक्टिव मास होता क्या है ना? केमिकल चैप्टर कौन सा है बेटा अपना? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें मुझे इतना बता दो, ये तो अपने देख लिया कि भैया कौन कौन सी रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शन नहीं है। सबसे पहले बात की जाए बेटा, जो आपकी रिएक्शन है वो रिएक्शन है क्या? क्या होंगे बेटा एक्टिव मास में? एक्टिव मास का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स किसका? एक्टिव मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसी की बात कर रही है, ठीक है ना? चलो देखना, एक्टिव मास सबसे पहले बोला गया है बेटा जी मास ऑफ रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का मास, ये दो कंपाउंड से बेटा, रिएक्टेंट कहां पर है बेटा? प्रोडक्ट में। कह रहा है द मास ऑफ रिएक्टेंट व्हिच बेटा जी अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को बेटा जी अफेक्ट करता है कौन बेटा? एक्टिव मास। एक्टिव मास या फिर मास ऑफ रिएक्टेंट का, बोले ठीक से। टर्म ऑफ एक्टिव मास मींस क्या होता है बेटा जी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करेगा बेटा? एक्सप्रेस इन मोल में पर लीटर। कह रहा है मोल्स कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैस इन किसमें बेटा? एटमॉस्फेयर में। जो एटमॉस्फेयर में आपकी गैस प्रेजेंट है वो, बोले ठीक सर। तो ये अपना क्या है बेटा? ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है बेटा आपका? ये आपका प्रोडक्ट है, बोले ठीक सर। अब एक बात बताओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आया? अगर आपसे पूछता है सर जी आप हमें एक्टिव मास का फार्मूला बता दीजिए, किसका बेटा? एक्टिव मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय बेटा जी क्या लिखोगे बेटा? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को किसमें लिखोगे बेटा जी? लीटर, ठीक है ना? इतना है बस, इतना आपका फार्मूला होगा। इसी फार्मूले से क्या करना है भैया? क्वेश्चन को सॉल्व। बोले ठीक सर। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो बेटा कैसे लिख सकते हो, बताओ जल्दी से। सर जी इसे लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स को n डिवाइड बाय बेटा वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए बेटा। क्या होता है बेटा? गिवन मास बटे बेटा मोलर मास, है ना? बोले ठीक सर। अगर गिवन मास है, बोले ठीक है सर। गिवन मास को हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी? इस टाइप से लिख सकते हो। बोलो n की वैल्यू लगाओगे तो क्या लिखोगे बेटा? गिवन मास ऐसे करके, गिवन मास, ठीक ना बेटा? गिवन मास डिवाइड बाय क्या लिखोगे बेटा जी? मोलर मास। तो मोलर मास इनटू क्या लगा दिया बेटा? वॉल्यूम। अब आपको पता है बेटा जी मास तो ये भी है, अरे ये भी तो आपका वेट है, ये भी तो आपका बेटा वेट है, छोटा वाला वेट, चलो छोटा ले लो, ये डब्ल्यू ले लिया हमने छोटा, ठीक है ना बेटा? तो एक बात बताओ, हाँ, ये हो गया। तो एक्टिव मास बराबर फार्मूला क्या आया बेटा? W अपॉन मॉलिक्यूलर W इनटू बेटा वॉल्यूम, ये तो आया। एक बात याद रखिएगा, बोले क्या? बोले सॉलिड के लिए एंड बेटा प्योर लिक्विड के लिए। क्या कहा हमने? सॉलिड के लिए और प्योर लिक्विड के लिए जो MW होता है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो कितना होगा बेटा? 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है ना बेटा? कितना होता है बेटा? 1। प्योर सॉलिड के लिए और बेटा जी प्योर लिक्विड के लिए। बोले कैसे सर? जैसे एक कंपाउंड है अपना इतना, ये प्योर सॉलिड है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने देख लिए बेटा जी। ये कितने लीटर का है? मान लो 1 लीटर का है। कितने लीटर का है बेटा? 1 लीटर का। 1 लीटर कंपाउंड पूरा भरा हुआ है। यहाँ से इसे तोड़ा जाएगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स थे टोटल में नंबर ऑफ मोल्स थे बेटा जी कितने? 18 मान के चलो। कितने थे? 18। इसे तोड़ा जाएगा तो आधा तोड़ दिया गया तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 9।
सही है ना। पहले रेशियो कितना था बेटा 18 बटे कितना था 1, कितना था भैया 18 बटे 1 था। लेकिन अगर तोड़ दिया गया बेटा ध्यान से सुनना 18 बटे 1 का मतलब आंसर कितना है बेटा 18, ठीक बोले ठीक से। अगर हमने इसे आधा कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा ये 18 के आधे ही तो होंगे, आधे किया था कितने हो गए 9। वॉल्यूम कितना हो गया बेटा आधा, तो कितना हो गया बेटा जी 1/2 कर दिया बोले ठीक। इसका रेशियो देखोगे तो 9 बटे बेटा जी 1/2 किया, ये पहुंच जाएगा ऊपर कितना हो गया बेटा जी 18, मतलब 9 इंटू 2 बराबर कितना होगा बेटा जी 18, मतलब 18 यहाँ भी है 18 यहाँ भी है। मतलब एक बात समझ में आई कि किसी सॉलिड को अगर आधा करोगे तो उस पे वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया बेटा ये बात। चलो ये आपके फार्मूले, फिर इसको क्वेश्चन करेंगे। करो बेटा फटाक से। किसका बेटा ये वाला, ये इसी का है बेटा। देखो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने गिवन मास बाय मोलर मास में रख दिया, गिवन मास बाय मोलर मास। हमने देखा ये वॉल्यूम तो पहले ही से था। अब इसे बेटा जी ऐसे ही रखा है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बराबर W इनटू बेटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू बेटा वॉल्यूम, ये यही तो है ऐसा है। तो लोला एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पर MW लिखा है, रुकना एक मिनट। यहाँ पर बेटा जी एटॉमिक वेट कितना हो गया, फिर एटॉमिक मास कह लो। चलो मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये फार्मूला है, क्या लिखते हो। फार्मूला तो पता है ना बेटा। यस सर। एक्टिव मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे बेटा, गिवन मास बटे मोलर मास। और मोलर मास कैसे निकालते हैं पता है ना बेटा। यस सर। बेटा मोलर मास कैसे निकालते हैं पता है ना। यस सर। जैसे H2SO4 का मोलर मास कितना होगा बेटा, बेटा वाटर का मोलर मास कितना होगा, बेटा HCl का मोलर मास कितना होगा, है ना बेटा। बेटा CaCl2 का मास कितना होगा, बताओ बेटा एक्सेल का कौन सा। चल इसका कितना होगा बेटा जी, इसका चल हाँ H2SO4 का कितना होगा बेटा, ध्यान बताया ना बेटा 16 14 64 32 और 2 जोड़ दो 98। कितना है बेटा 98 98। इसको जोड़ोगे तो इसका कितना आता है बेटा 16 2 18। इसको करोगे तो 35.1 36.1 36.5। इसका जोड़ोगे तो बेटा जी 70 तो यही से हो गया, 70 और 40 कितना होता है 110। 71 होगा 35.5। हाँ 71 111 1 ट्रिपल 1 है ना। Ca ग्लूकोज का सबसे ज्यादा Cl2 ठीक है ना बेटा। ऐसा होता है मोलर मास, समझते हो ना कैसे कर निकालते हैं। यस सर। जैसे यहाँ पर अगर इसका निकाल के बताऊं डिटेल में तो ऐसे निकाल सकते हो सर जी। Ca का कितना है बेटा, Ca का 40 Ca का है ना CaCl2 Ca का होता है 40 इंटू प्लस करोगे है ना, प्लस ये है 2 इंटू इसका कितना होता है बेटा 35.5 बराबर 70.5 कितना हो जाएगा बेटा 111। हाँ 40 इसका हो गया, बोलो ठीक सर जी। 40 इसका प्लस किसका 70 71 इसका। इसमें जादू होता है क्या, किसमें ये स्क्रीन से टच नहीं होगा फिर भी लिखा जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ देखकर अभी टच नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है और फिर भी लिखा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट पता नहीं क्या है। इधर से थोड़ा कम पकड़ रहा बस है। लिखा हुआ मिल गया।
अच्छा बच्चे कहाँ चले गए? सही कहा। टेस्ट की वजह से कोई नहीं आया। शायद कल, ये तो कहा था कल भी आना होगा टेस्ट। बच्चे आज नहीं आ रहे तो कल क्या नहीं होता। ये CL का बेटा, CL का 35.5 और है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 होते तो 3 से कर देता न। 40 इसका वजन होता है, उसको लिखा हुआ सब याद करता रहेगा ना, धीरे धीरे याद होता रहेगा। क्वेश्चन करेगा तो अपने आप याद हो जाता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसी का डाइट कार्ड हो जाता है इतना इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चल लो भैया करो क्वेश्चन बेटा। लिखा हुआ है फाइंड द एक्टिव मास ऑफ 2.2 mg। mg का याद रखिएगा बेटा, मिलीग्राम है और कन्वर्ट बेटा ग्राम में लेते हैं। इसमें लेते हैं बेटा एक्टिव मास ग्राम में। हाँ गिवन मास नहीं होता है, गिवन मास मोलर मास। ये दिया है कितना? 2.2 CO का दिया है गिवन मास कार्बन 16 कार्बन 14 प्लस 26 क्वेश्चन भले से कठिन थोड़ा सा है ना, सही है क्वेश्चन का होना चाहिए, सर नॉर्मली है सर। क्वेश्चन होना चाहिए सर बेटा, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। ये मैं वो बता दे रहा हूँ कन्वर्जन है ना बेटा, कैसे कन्वर्ट करोगे वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये ऊपर का जाता है, देखिए कन्वर्जन बताएं तो एक बात याद रखिएगा, वो लिख कैसा। यदि बात की जाए बेटा जी मिलीग्राम की, किसकी बात की जाए बेटा? मिलीग्राम की। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻³ से, हो जाता है बेटा जी ग्राम। 1 ml होगा, 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा जी कितने से मल्टीप्लाई हो, कितने से डिवाइड कराना पड़ता है बेटा? 1000 से। या फिर कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा? कहना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई करा दो सर, कितने से करा दो बेटा? मल्टीप्लाई 10⁻³ से। चाहे आप ये कर दो चाहे ये कर दो, इसमें भी चाहे आप ये कर दो या फिर आप चाहे ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका ग्राफ। चलो आगे करते हैं। 0.4 × 10⁻²। ना सर देख लो बेटा ध्यान से बता बेटा। सबसे पहले आपको ये क्या दे रखा है बेटा? इतना बेटा गिवन मास जो दे रखा है वो गिवन मास है। तो ये दे रखा है सर जी आपको गिवन मास, कितना दे रखा है बेटा? गिवन मास दे रखा है 2.2 mg। सर जी मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10⁻³ से। तो आइए सर जी इसे ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमने किया बेटा जी 2.2 × 10⁻³ अब ये किसमें ग्राम में चेंज हो गया बेटा? हो गया। ठीक सर जी। दूसरा हमने किया बेटा जी, निकाला इसका मोलर मास। क्या निकाला बेटा? मोलर मास। लो भैया इसका मोलर मास निकालोगे तो बेटा जी क्या होगा? CO2 का मोलर मास बेटा जी 12 है और बेटा जी 32। कितना हो गया बेटा जी? 44। ठीक सर। बोले फार्मूला लिख लेते हैं सर जी, एक्टिव मास बराबर N/mW इंटू बेटा जी वॉल्यूम। याद है ना? ठीक सर जी। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। N कितना था बेटा? N है आपका बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स, वो सॉरी गिवन मास है ना, वेट। लो भैया वेट आपका कितना है? 2.2 × 10⁻³ का बेटा जी कितना है आपका? 3। मोलर मास कितना है बेटा जी? 44 इंटू वॉल्यूम आपका कितना है बेटा? वॉल्यूम है आपका 10 ml। 10 ml को बेटा जी डिवाइड करोगे, देखो यहाँ कितना हमने लिखा 10 ml। ml को बेटा जी लीटर में तो कितने से मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करा लें
10 की और माइनस के 3 से। ये माइनस का 3 को बेटा जी खा गया। और बेटा जी यहाँ पर ये पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ा दें, ये हमने 0 बढ़ा दिया। ठीक बेटा, 22 दूनी कितने होते हैं बेटा 44। 22 दूनी कितने होते हैं बेटा जी 44। 2 आया और यहाँ पर कितने बेटा जी रह गए 2 इंटू, मतलब कितना आया बेटा 1/200। और 1/200 को बेटा जी 0.5 इन 10 की पावर कितना लिख सकते हैं माइनस का 2, मतलब इसे लिख सकते हैं बेटा जी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। और इसे लिख सकते हैं बेटा जी 5 जी। एक मिनट, ये ऊपर गया सर 0.05 0.005 है ना, 0.005 या फिर इसी को आप ऐसा कर सकते हो 10 की पावर माइनस 3 भी कह सकते हो, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 5 इंटू है ना, वो सही रहेगा। जो सही लगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस, जैसा आंसर मिल जाए। हाँ जैसा ऑप्शन में दे रखा। बता समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नहीं आया? बता क्वेश्चन आया तुम्हें? ऐसे क्वेश्चन और भी है, ध्यान रखना। अच्छा देखो यहाँ पर देखो आप, गिवन मास रली ये है अपना, ठीक है ना। इसको बेटा ये किस में दे रखा है, ये मिलीग्राम में। अपन को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, क्योंकि फार्मूले में आपको किस में देखने को मिलेगा बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा जी ग्राम में, और ये किस में मिलेगा बेटा जी लीटर में। ठीक है, ठीक। हमने यहाँ पर बेटा जी क्या किया, 2 इंटू 10 की और माइनस 3 बेटा जी ये मिली को ग्राम में चेंज कर दिया, मतलब मिली की वैल्यू ही ये है। ठीक है, समझते हो ना, मिली को कन्वर्ट कर। मोलर मास हमारा कितना दे रखा था, ये तो मोलर मास CO2 का बेटा जी 44। फार्मूला है एक्टिव मास गिवन मास इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम। बोलो ठीक, गिवन मास बेटा ये तो ये रख दिया, ये 44 तो 44 रख दिया। लीटर हमें दे रखा था बेटा जी कितना रखा था 10 ml। ml को बेटा जी लीटर में चेंज करेंगे तो ml को लीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं बेटा जी 10 की पावर माइनस 3 से क्या कर देते हैं बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 की पावर माइनस 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने बेटा जी इसको काटा, पॉइंट से पॉइंट हटाया। जब पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा जी 10 से, जितने पॉइंट होंगे उतने कर दिया। और ठीक, 22 दूनी कितना कर दिया बेटा जी 44। ठीक है, ठीक। ये बेटा जी 3 इधर ये सेम है तो काट दिया। यहाँ पर कितना है बेटा 2, ये 2 जीरो जी कितने होगा बेटा जी 200। 200 को बेटा जी ऊपर देखो, 200 का मतलब है ये 2 ऊपर ले जाओगे तो बेटा जी किसमें होगा माइनस के 2, और 1/2 को हम कितना लिखते हैं बेटा जी 0.5। सही है, 1/2 को कितना लिखते हैं 0.5। ये पॉइंट इधर उधर बढ़ाया तो बेटा जी एक संख्या उधर बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैंने बढ़ा दी। तो कितना आया बेटा 5 इंटू 10 की और माइनस का, ये पॉइंट हटाओगे ना उस साइड तो आपको एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। कंफर्म हुआ क्वेश्चन, आगे बढ़े। 5 ml फिजिकल तो ठीक है ना सर, समझ में आ रहा है? हाँ। चल 5 मिलीग्राम में आप हाँ बेटा, चलो इसका करो फटाक से। इसमें कन्वर्ट ही नहीं करना है, देखो डायरेक्ट ही डायरेक्ट है ना बेटा, डायरेक्ट कर सकते चलो इसका आंसर आ गया बेटा, बताओ कितना है आंसर। अब बताओ, सब क्वेश्चन पे लग गए, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं तुमसे 1 घंटे तक मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी आंसर आएंगे वाले से कितना भी लगा देना तुम। आंसर कितना आएगा तुम्हें सबके गलत आने वाले हैं। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हें एक चीज नहीं पता है ना, क्वेश्चन देखते ही हो गया था बेटा, हो गया क्वेश्चन बेटा। CaCO3 इज अ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस की वैल्यू एक्टिव मास कितना होता था बेटा 1। क्वेश्चन तो पहले ही हो गया था। अब तुम्हें कितनी वैल्यू क्या दे रखी तुम मतलब नहीं दुनियादारी से बताया था अभी कि एक्टिव मास सॉलिड और बेटा प्योर का कितना होता है 1 होता है। तो वो आपको बता दो दिया CaCO3 सॉलिड सब्सटेंस है। अरे चूने वाला चूना नहीं उठा के लाते वो कैसा होता है, उसे भिजाते हो फिर पोतना स्टार्ट करते हो फिर भी सूख के कैसा हो जाता है। तो वही तो है भैया ये, है ना बेटा। तो 1.5 नहीं मतलब नहीं, सॉलिड है तो सब्सटेंस एक है वैल्यू एक्टिव मास की। ठीक है बेटा, ये बस इतना याद रखो। सर निकालना नहीं है, नहीं इसमें नहीं निकालोगे, नहीं निकाल सकते ऐसे कैसे निकालेंगे मतलब
चलो कोई नहीं निकालेंगे साहब। एक्टिव मास हमेशा ही बन रहता है, ऐसा होता है, सबस्टेंस नहीं टूटते। मैंने क्वेश्चन ही क्यों दे दिया फिर तो बच्चे वो तभी तो समझाने के लिए, वरना ये क्वेश्चन अगर नीट में आता तो ये सॉल्व करते रहते 1.5 घंटे तक, फिर क्या फायदा तुम्हारा? को सर आंसर नहीं आता। नहीं आता, फिर आंसर आता, फिर उसमें आंसर मिलता, फिर 5 नंबर नहीं गया। चलो ये करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिक्सिंग ऑफ ईच कंपाउंड्स। अच्छा, ये ऐसा है, ठीक है। देखना बेटा, इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पीछे। पीछे का यही का समझ लेते हैं, है ना? सर जहाँ सुनो ऐसे और ऐसे, अब समझ लेते हैं, हो गया पूरा। चलो यहाँ पर अपने बात करते हैं बेटा जी एक्टिव मास की, ठीक है ना? अपने क्या बात करते हैं बेटा? एक्टिव मास। सर जी हमने बात कर ली एक्टिव मास। अब एक्टिव मास में क्या बात करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, जब भी हम एक्टिव मास की बात करें तो हम अभी तक सॉलिड को उठा रहे थे, वो कंपाउंड्स को उठा रहे थे। किसे बेटा जी? लिक्विड वालों को या फिर बेटा गैस वालों को, है ना? लिक्विड को उठा रहे थे, कह रहे थे कंपाउंड से प्योरिटी नहीं है, कंपाउंड से मिक्स है तो क्या बनेगा, तो क्या नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर अपने बात करते हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रेशर ऑफ, किसमें लगा है? इसमें, इन टर्म ऑफ प्रेशर। यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा जी इन टर्म ऑफ प्रेशर की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रेशर की। लो भैया आ जाओ। इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर की अगर टर्म की बात कर दी जाए तो कैसे बोले देखो, यहाँ पर अपने बात करने वाले बेटा पी गैसेस में। किसमें? पी गैसेस। तो एक बात बताओ, मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, कैसा है बेटा? कंटेनर, और उसमें भरा हुआ अपना कौन सा कंपाउंड बेटा? ए है, और ओनली क्या है बेटा? बी है। ओनली ए भरा हुआ है और उसमें क्या है? बी है। आपके पास 2 मोल्स हैं और दोनों की दोनों भरे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा? सुनिएगा। बोले क्या सर? ये आपके पास एक कंटेनर है। क्या है बेटा? ये एक कंटेनर है। यदि इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ए है और नंबर ऑफ मोल्स बी है, बोले ठीक है सर, मतलब जो आपके ए है वो भी गैसियस में है और बी भी बेटा जी किस में है बेटा? गैसियस। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे करके भरे हुए हैं सब बेटा जी किस में है बेटा? सब गैस में है। बोले ठीक है सर, गैस में। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए पार्शियल प्रेशर के बारे में, किसके बारे में बेटा? प्रेशर के बारे में, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर सबसे पहले होता क्या है? पहले ये तो ये पता होना चाहिए। तो डाल्टन्स थ्योरी ने बताया था बेटा पार्शियल प्रेशर के बारे में, है ना? डाल्टन्स थ्योरी ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। सर जी पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो पार्शियल प्रेशर कंपाउंड्स का मतलब होता है बेटा आपके जितने नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल मोल्स। किसके बेटा? गैसियस के। अभी कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आया ना? अपने गैस की बात कर रहे हैं। हाँ। एक कंटेनर है जिसमें अपने ए के मोल्स पड़े हुए, वो भी गैस है, बी के वो भी गैस है। बोले ठीक है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा। बोले क्या सर? हमें एक चीज आनी चाहिए, Pa बराबर XA इनटू Pt। कहने का तात्पर्य क्या है? सुनिएगा, Pa बराबर XA इनटू बेटा Pt। बस इतना सा याद रखो। सर जी दूसरा, सर जी Pb बराबर XB इनटू बेटा Pt। सर जी अब बता दूं आप थोड़ा डिटेल में। ठीक बेटा सुनिएगा, यहाँ पर जो Pa है बेटा, जो Pa है वो है पार्शियल प्रेशर। क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। किसका बेटा? ए का। और Pb है ना बेटा? Pb की बात करें, इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बोलिए सर जी ये Pt क्या है? सर जी ये Pt क्या है? तो बेटा जी ये है टोटल प्रेशर। क्या बेटा? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। बोले ठीक सर जी। सर जी ये XA क्या है? XA है बेटा मोल फ्रैक्शन
ऑफ ए क्या है बेटा, और बेटा एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब सर जी ये तो आपने बता दिया कि सर जी एक्स क्या होता है एक्स बी क्या है, ये तो मैं रट लूंगी कैसे ना कैसे करके कर लेंगे, निकालेंगे। लेकिन ये नहीं पता लग रहा है सर जी ये कैसे करके क्या है। चलो फार्मूला आपने कहा तो हम कर लेंगे पी ए बराबर एक्स इंटू पी टी। सर जी पी टी तो सही है सर जी, टोटल है, टोटल का मतलब सर जी इन सबको जोड़ा होगा तो टोटल आ गया होगा। बोले ठीक है, अब मुझे यही तो बताना। बोले क्या, जो प्रेशर है वो टोटल कैसे आएगा, टोटल तो तभी आएगा ना बेटा इन सबको जोड़ा जाएगा, और जोड़ा कैसे जाएगा, बोले जोड़ा तब जाएगा जब बेटा जी हमें क्या देखना है, पूरे का प्रेशर। तो इसमें जो अपने कंटेनर लिया था उसमें बेटा जी क्या क्या था आपका, ये बताना जल्दी से। मतलब पीए और किसे जोड़ा जाएगा बेटा, पीवी को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या देखने को मिलेगा आपको बेटा, पीए और पीवी को जोड़ दिया जाए, मतलब सर जी मैंने यहाँ पर प्रेशर उठाया ए का और प्रेशर उठाया बी का, तो ये क्या हो जाएगा पीटी। ये क्या हो गया बेटा, प्रेशर टोटल हो गया ना। अरे ए का प्रेशर था, बी का प्रेशर था, इसमें ए बी तो था, उसे जोड़ दिया गया। बोले ठीक सर जी। सर जी एक बात बताओ, ये तो हमने देख लिया सर जी, पीए हमें पार्शियल प्रेशर, एक्स ए क्या है, तो एक्स ए बता रहा हूँ देखो, एक्स ए होता है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब जिसका निकालना है, इसका किसका निकालना है, ए का। तो ए नंबर ऑफ मोल्स ए ऊपर इनटू बेटा टोटल नीचे, तो क्या करना पड़ेगा Na प्लस Nb। समझ में आया, एक्स बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी है तो बेटा जी किसका Nb अपॉन टोटल, तो Na प्लस Nb। समझ में आया, बोले ठीक है। यहाँ पर अपने ये मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, तो कहने का क्या तात्पर्य है, सारे फार्मूले हो गए। अब सुनना, बोले क्या करते, सुनना, हमने कोई गैसियस मॉलिक्यूल कोई कंटेनर है, उसमें हमारा Na है और क्या है अपना Nb पड़ा, Na है और Nb। Na क्या है, प्रेशर है A का, और B क्या है बेटा जी, B का प्रेशर है B। ठीक, दोनों गैसेस में है, A भी गैसेस में है, B भी गैसेस में है। अब मुझे ये देखना है इस कंटेनर में A का प्रेशर कितना है, तो A का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, A का प्रेशर डिपेंड करेगा उसके मोल्स पर। अगर इसमें A की संख्या ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, अगर B की संख्या ज्यादा होगी तो वो क्या होगा बेटा, B का प्रेशर ज्यादा होगा। तो मुझे किसी एक का प्रेशर पता करने के लिए मुझे निकालना है, तो क्या करोगे बेटा जी, PA बराबर क्या करोगे, PA बराबर x इंटू PT। मतलब जो PA है, जो प्रेशर है वो किसका है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब उस अकेले का कितना प्रेशर है, तो PA बराबर x इंटू PT। PT क्या है बेटा, टोटल। तो टोटल में से जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उतना ही तो प्रेशर रहेगा। ऐसे B की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होगा बेटा, PV बराबर क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर बराबर XB इंटू PT। अब XB क्या था, XB आपका अगर निकालने बैठे तो XB क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, कि कितने मोल्स हैं आपके गैसियस कंटेनर में, तो आपका वो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। और इनटू किससे मल्टीप्लाई किया था अपने, PT से मल्टीप्लाई किया था, मतलब टोटल से, है ना, ये कंपाउंड से। अब यहीं पर एक बात बताओ, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, हमेशा शुद्ध एक बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। कितनी होती है हमेशा, 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ A मतलब XA प्लस XB बराबर कितना होगा, 1। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वैसे x मतलब कितना होगा बेटा, XA प्लस XB बराबर 1। अगर XA को निकालना है तो B की वैल्यू को उठा के भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, XA बराबर -1 माइनस XB। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर था, है ना, पार्शियल प्रेशर था आपका। चलो इसी की बात पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपको फार्मूला तो पता ही है ना बेटा, PA निकालने के लिए, PB निकालने के लिए। चलो, और हमेशा मैंने क्या लिए थे, दोनों कंटेनर लिए थे, दोनों में किसे उठाया था बेटा, किसके मोल्स को उठाया था, गैसियस को उठाया था, गैस को। आप सॉलिड के मोल्स को नहीं उठाओगे, किसे उठाओगे बेटा, गैस के मोल्स को। ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड कभी भी कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करते, समझ में आया, कौन सा करता है, ओनली गैसियस का। तो ये क्वेश्चन लिखिएगा फटाक से, क्वेश्चन है आपका बेटा, कैलकुलेट partial pressure of A, calculate partial pressure of A in a mixture containing
मिक्सचर कंटेनिंग 2 मोल ऑफ ईच containing 2 moles of each 2 moles of each moles of each जिसमें से आपका एक गैस किसमें है बेटा, ए गैसियस, बी आपका सॉलिड और सी आपका गैसियस। मतलब ए लिखना है, उसके नीचे गैसियस, फिर बी आपका सॉलिड होगा, उसके नीचे एस बना देना, और सी के नीचे क्या बना दोगे बेटा जी, जी मतलब गैसियस। फिर लिखना है बेटा ए आपका बेटा ए और बी आपका बेटा जी रिएक्टेंट है, और सी बेटा जी क्या है आपका प्रोडक्ट है ना। टोटल प्रेशर ऑफ 10 atm दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 10 atm। बी आपका सॉलिड था और सी आपका गैस है, और प्रेशर टोटल जो है वो दे रखा है बेटा जी 10 atm। आपको बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब क्या समझ में आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फार्मूला क्या था, पीए बराबर एक्सए इनटू पीटी। टोटल तुम्हें पता है, और एक्सए की वैल्यू आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ए डिवाइड बाय टोटल, और टोटल कितने हैं बेटा, तीन ही तो है, एबीसी है, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 2। बोले क्यों 2 है, क्योंकि बेटा जी ईच लिखा हुआ है ना, ईच नंबर ऑफ मोल्स बराबर 2, तो प्रत्येक के 2 2 2 है। ईच लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ ईच, 2 मोल्स सब के दे रखे हैं, ए के बी के सी के। ये भी तो था, उसका कहां पास, अब देखो यहाँ पर पीटी 5 है, कह रहा है ईच का, आपके पास ए था वो किसमें था बेटा गैस में, कॉमा बी था वो किसमें था सॉलिड में, और सी किसमें था बेटा आपका गैस में था, पक्का। अब आपसे पूछा गया था कि बेटा ए है, बी है और क्या है सी है, कन्वर्टेड इनटू बेटा जी किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है। तो आपसे बोला गया था कि भैया हमें आपको बताना है बेटा जी, क्या बताना है, पार्शियल प्रेशर। क्या बताना है, पार्शियल प्रेशर। पीए का मतलब क्या क्या, क्या बताना था आपको, पीए बताना है। क्या बताना है बेटा, पीए। अब आप हमें इतना बता दीजिए, सुनो इसका फार्मूला क्या था भैया, फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला था आपका पीए बराबर क्या था, एक्सए इनटू बेटा पीटी, यही तो फार्मूला था। उल्टी इसे निकालने के लिए पीए बराबर बेटा एक्सए, एक्सए कैसे निकालते हैं, ए का। अब एक्सए निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल। टोटल का मतलब Na Nb Nc, ये सभी है बेटा, तीन ही तो कंपाउंड है आपके पास। बोले ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर लगा दो फार्मूला। फार्मूला लगाओगे तो एक बात बताओ, ध्यान रखना बेटा, बोले क्या गलती कहाँ करेंगे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने हैं 2, बी के भी कितने हैं 2, सी के कितने हैं 2, सबके तो 2 2 हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, बी क्या है सॉलिड, हमें सॉलिड नहीं लेना।
प्रेशर लेने के लिए सॉलिड का क्या काम, प्रेशर में सॉलिड का क्या काम, तो हमें बी के मोल्स को नहीं लेना है, क्या लेना है, ए और, तो ए और सी 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4, ठीक है, कितना है बेटा 2/4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/4 इनटू ये कितना है बेटा 10, इसको काटोगे तो कितना आया 2, 2 पंजे 10, पीए बराबर कितना आ गया 5। सही है। यहीं पर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो करते हैं बेटा जी पीए बराबर 2 बटे बेटा जी कितना कर देंगे यहाँ पर 6, बोले 2 इसका 2 इसका 2 इसका 6 इनटू बेटा जी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, है ना, काटेंगे 3 3 करेंगे तो 3.33। आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो उसमें ऑप्शन भी था 3.33 और वही लगा है ना, तो ये बात कैसी हो जाती बेटा आपकी गलत। आपको देखना था कि जब भी मैं कुछ उठाऊंगा तो सॉलिड एंड बेटा जी लिक्विड का प्रेशर क्रिएट कितना मानेंगे बेटा 1, है ना, उसको मानते ही नहीं, मतलब ये वो प्रेशर ही क्रिएट नहीं करेगा तो उसे आंसर काउंट नहीं करते हैं। तो ये आपका आंसर कितना आया बेटा ओनली 5। समझ में आया बेटा, कितना आया भैया 5, ये रहा बेटा। थोड़ा सा सोचना बस। कितना हो गया, रुक जाइए सर, चलो करो बताओ अभी। किसी का रुमाल हुआ? है, किसी का रुमाल? होगा किसी का, ये तो यही था दुपट्टा। चलो हेडिंग डालिएगा लोमा, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन, जब वो था निकल गया वो था। हाँ वो होता तब तो मुझे क्या होता कब पॉइंट करते ही क्या बहुत लॉ ऑफ मास, परमानेंट तो नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें चले जाना, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ बेटा ये आंसर नहीं है, मैं बताया था बच्चे कहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर बेटा जी इसकी भी वैल्यू को जोड़ देते हैं, वो बताया था मैंने, और कुछ चल वैसे सॉलिड को नहीं लेना होता, नहीं, सॉलिड को नहीं लेना होता बेटा, गैस को लेना होता है। हाँ गैस के टर्म ऐसा था। प्रेशर टर्म। चलिए मास हेडिंग क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी को बोला जाता है बेटा लोमा, सर हिंदी में क्या कहते हैं? लोमा मास एक्शन, मतलब मास के फॉर्म में जो भी आपके लॉ हैं उनकी बात कर रही है, जितने भी आपके मास की टर्म में लॉ रहेंगे उनकी बात। चलो यहाँ पर बेटा जी लिखिएगा, ये जो लॉ है वो दिया था बेटा गिवन बाय गुलबर्ग एंड बागे, कौन है बेटा गुलबर्ग एंड बागे, कौन है बेटा गुलबर्ग एंड बागे। कब दिया था ये दिया था बेटा 1864 में, कब दिया था बेटा 1864 में, गुलबर्ग एंड बागे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे। इन्होंने क्या कहा था बेटा, उन्होंने कहा था इट स्टेट that the rate of chemical reaction पता ही है ना बेटा कंपाउंड्स की, is directly proportional to the product
mass of reactant या reacting species, reacting substance raised to a power equal to stoichiometric coefficient in the product, in the balanced chemical reaction. देखो यहाँ पर क्या बोल दिया गया है ना, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बोला गया उसकी बात करते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर हमसे बोला गया है बेटा रिएक्शन है आपका ए प्लस बेटा बी कन्वर्ट सी इनटू बेटा डी डी। ये अपनी रिएक्शन है बेटा फॉरवर्ड, बेटा इधर फॉरवर्ड बढ़ रहा है ना अपने, तो क्या बोलोगे फॉरवर्ड। इधर क्या जा रहे हो बेटा जी बैकवर्ड, तो क्या बोलोगे बेटा सी। मतलब इधर अपने बड़ा बेटा जी केएफ मतलब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, और ये बेटा है कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या कहा, ये लोग क्या कहता है। तो ये सबसे पहले दिया था बेटा गुलबर्ग एंड बागे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। जब गुलबर्ग एंड बागे ने कहा था कि भैया इट इज स्टेट दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्शन मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस राइज टू द पावर ऑफ इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कहने का तात्पर्य क्या है सर जी, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कोएफिशिएंट, ये याद रखिएगा जो मैंने ए बनाया है छोटा सा, ये आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब भी आप इक्विलिब्रियम या रिएक्शन पे जाओगे, जब भी आप क्या निकालोगे बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास निकालोगे या फिर बेटा जी रेट निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बेटा, वो कहां पहुंच जाता है पावर में। कहां पहुंच जाएगा वो पावर में। ये दूसरी क्लास है ये है ना, हाँ अच्छा है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये क्या है बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, और ये क्या है बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ये ए का कोएफिशिएंट ये बेटा जी किसका, बी का कोएफिशिएंट ये बेटा जी किसका है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, ये बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। समझ रहा है आपको। तो ऐसा है, तो यही चीज बोली गई है। इसके रेट को निकालने के लिए ये कहां चले जाते हैं बेटा पावर में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, ये चीज पावर में चली जाती है। बस इतना सा है। अब एक बात याद मान के चलो कि सर जी पावर में कैसे चली जाती है, तो बेटा हम रिएक्टेंट से मतलब एक बात बताओ, हमें अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मेरे लिए रिएक्टेंट कौन है अभी, सर जी ये वाला। सर जी ए और बी हम इधर से इधर जा रहे हैं तो रिएक्टेंट कौन है अभी, सर जी ए बी। अगर मैं बी से मतलब इधर से इधर गया, अब उधर से इधर आ रहा हूं तो अब मेरे लिए कौन है, अब वो रिएक्टेंट है। समझ में आया बेटा। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में ए बी है और बैकवर्ड रिएक्शन में भैया सी और डी है हमारे लिए रिएक्टेंट। ठीक है ना। तो ये है, ये कह रहा है उसकी किस में पहुंच जाते हैं बेटा पावर में पहुंच जाते हैं कि क्या पहुंच जाते हैं भैया पावर में। तो एक बात मान के चलो, बोले क्या सर जी, बोले देखो अगर मैं रेट निकालें किसका बेटा, रेट ऑफ सुनिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसका निकालें बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, ए का निकाल रहे हैं तो बेटा जी ए का कौन होगा, ए की पावर क्या है बेटा स्मॉल, और बी की पावर क्या है बेटा स्मॉल। सही है बेटा। ये हमने ए का बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा फॉरवर्ड के लिए। किसके लिए, फॉरवर्ड। बोले ठीक सर। यहाँ पर हम आरएफ लिया, यहाँ पर बेटा ये हटाएंगे तो कौन सा आता है बेटा केएफ। तो बेटा क्या लिखोगे ए की पावर बी और बी की पावर बेटा जी क्या लगा दिया सी। सेम है ना बेटा। देखो हमने सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगा दिया बेटा केएफ, क्या लगा दिया है केएफ। बाकी वैल्यू को छेड़ा नहीं है हमने। ठीक सर जी। बाकी आपकी सेम है। यदि मैं यहीं पर बात कर लूं बेटा जी किसकी बेटा, बैकवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड में क्या होगा बेटा आरबी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी बेटा जी सी की पावर बेटा जी कौन होगा इस बार स्मॉल सी, और बेटा डी की पावर कौन होगी बेटा स्मॉल डी। इसको बेटा कर लो क्या आ जाएगा बेटा के डी इंटू बेटा सी की पावर सी, और डी की पावर क्या आ जाएगा बेटा डी। तो समझ में आया बेटा।
कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां पहुंच जाता है बेटा? क्यों? तब होगा स्टोइकियोमेट्रिक तब अच्छा आएगा जब रिएक्शन कैसी होगी? बैलेंस। तो यही तो बोला गया कि भैया इट इज अ स्टेट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट। किसके होगी बेटा जी? प्रोडक्ट के एक्टिव मास ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस राइज टू अ पावर टू बेटा की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन की राइज को क्या कर देता है? पावर जो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहां पहुंचा दी हमने बेटा? सबके ऊपर। कहां पहुंचाती है? पावर पहुंच जाती है। यही बात तो बोल रहा था बार बार ये कंपाउंड्स। बताइए बोलो। देखो फॉरवर्ड हमसे बोला गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है इधर से इधर जाना। तो हमारे लिए अगर मैं इधर से इधर गया तो जो रिएक्टेंट है वो कौन है? यही तो है रिएक्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये वाली, वो एक ही पावर, वो देखो यहाँ छोटी वाली स्मॉल भी है, वो किसकी पावर? बड़े वाले की पावर। ठीक है। अगर यहाँ पर हम इधर गए थे तो हमें ये था, अगर मैं उधर से इधर आया तो अब हम इसकी पावर लेंगे। तो c की पावर क्या किया है बेटा? c की पावर स्मॉल c और d की पावर स्मॉल d। बस यहाँ पर ये देखो कांस्टेंट हटाया kf, क्योंकि हमने क्या लिखा थे? फॉरवर्ड गए थे इसीलिए kf आया था। यहाँ पर बैकवर्ड गए थे तो क्या आया बेटा जी? k भी आया। हाँ अब बता। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है ना क्या? नहीं, ये कांस्टेंट है बेटा, फॉरवर्ड कांस्टेंट और बैकवर्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं है। चल यहाँ पर कोई भगा तो ना रहे रिएक्शन को वेलोसिटी नाम दो। चल अच्छा केमिकल काइनेटिक्स नहीं लग रहा है। चल लिखिएगा बेटा इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन, हेडिंग पड़ेगा इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। देख लेना, पूछा नहीं ना, देख लियो तो बता दे। जब वो स्क्रीन होती तो दोबारा सुना ये करवाते रहो हमसे। चल लिखिएगा बेटा, हेडिंग डाला होगा आपने इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर लिखिएगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लिखोगे बेटा? हेडिंग पड़ेगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताओ, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है वो होता क्या है बेटा? तो लिखना पड़ेगा द मोस्ट important characteristic property of a reversible reaction रिवर्सल में ही होता है बेटा रिएक्शन is that it always attained of state of chemical reaction। ये हमेशा बेटा जी किसमें होगी बेटा? क्लोज्ड वेसल समझते हो ना? क्लोज कंटेनर। जैसे आपसे एक रिएक्शन है बेटा A से B गया तो मुझे KF मिला, वापस आ गया तो KB मिला, C+D। अब सुनिएगा, बोले क्या? बोले एक बात बताओ, यदि आपकी रिएक्शन है बेटा, है ना, रिएक्शन की बात कर ली जाए तो एक बात बताओ, कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी
of our reversible reaction is that always बेटा जी attain state of chemical reaction। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर आप A से B जा रहे हैं और B से A, मतलब बेटा जी आप AB से CD में और CD से AB, आप इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है फॉरवर्ड, उधर से इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है बैकवर्ड। तो हमें इतना बता दो, अगर ये इतना है, अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करूं तो ये भी तो कम होगा, समझाया? अगर ये कम करोगे तो ये भी कम बनेगा, ये बढ़ा दिया जाए तो ये भी बढ़ जाएगा। अब एक बात बताओ हमें, बोले क्या, अगर कोई कंपाउंड है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, समझ रहे ना, रिएक्टेंट से कहां जा रहा है प्रोडक्ट में, तो अभी हमने देखा ये हमारा रिएक्टेंट है, अगर मान के चलो ये इतना हो रहा है, ऐसे कुछ समझ सकते हो आप कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये क्या है बेटा प्रोडक्ट है। अभी ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये कितना बना प्रोडक्ट है 0, बट ये कम होगा तभी तो वो बनेगा। अब मान लो ये बेटा जी कितना कम हो गया, यहाँ तक बेटा जी क्या हो गया कम हो गया, तो ये इतना ही क्या हो गया होगा बन गया होगा। ये बेटा इतना कम हो गया तो ये इतना बन गया, मतलब ये कम होता जा रहा है तब ये बढ़ता हुआ, मतलब ये रिएक्टेंट हमेशा ही बेटा जी क्या होगा कम होगा और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले सुनो, मान लो ऐसे, मान लो कोई बंदा है, कोई कंपाउंड है, अगर कोई यहां से यहां जा रहा है तो ये बेटा जी यहां से यहां पहुंचेगा, तब वो भी तो यहां से यहां जाएगा, तो ये भी तो यहाँ पहुंचा, एक समय पे ये अपनी पोजीशन पे होल्ड कर देंगे ना, यहाँ पर कमी ना वहां पर कमी, समझे समझे? और रिएक्शन कैसी होती है बेटा कंटिन्यूसली चलती रही, समझाया? ऐसा था जैसे ए गया बेटा बी के पास, इतना गया तो ये भी तो इतना आ गया, ये बेटा इतना गया तो ये भी तो इतना आ गया, एक समय पे ये पहुंच गया तो ये भी तो पहुंच जाएगा, समझा नहीं आ रहा? ये हमेशा प्रोसेस कैसी रहेगी बेटा जी चलती रहेगी, समझाया? बस ये कहने का तात्पर्य है। अब सुनो, बोले क्या सर जी, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें, जो पावर चढ़ जाती है, तो पावर कैसे चढ़ जाती थी बताओ फटाक से भैया। ए बेटा जी किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट हमारा रिएक्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। मतलब जो हमारा आरएफ है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? डायरेक्टिव प्रोपोर्शन किसके रहेगा बेटा बताओ जल्दी से भैया, ए के और बेटा बी के। और के बी किस पे डिपेंड करेगा बेटा जी? जो बी है वो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? आर बी वो डिपेंड करेगा बेटा जी सी पे और डी पे। तो एक बात बताओ, यहीं पर एक प्लॉट करते हैं बेटा जी ग्राफ का, ये हमारा क्या है बेटा रिएक्टेंट क्या है, और ये क्या है बेटा जी प्रोडक्ट, क्या है बेटा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी है बेटा? ज्यादा, रिएक्टेंट की वैल्यू यहां से यहां तक रिएक्टेंट है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है तो कितना है बेटा जी 0। हमारा रिएक्टेंट बेटा जी कितना कम हुआ? इतना कम हुआ, तो प्रोडक्ट कितना बन गया बेटा? इतना ही अपना बन गया। रिएक्टेंट अपना इतना कम हुआ तो प्रोडक्ट अपना इतना बन गया, मतलब एक समय आएगा ये कम हो जाएगा ये बढ़ जाएगा, एक समय आ जाएगा दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा? कांस्टेंट। यहाँ पर ये आके बेटा जी क्या अचीव कर लिया इन्होंने? इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। क्या कर लिया बेटा? ये आपने जाके इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। कहने का तात्पर्य क्या है सर जी? ये अपना क्या है बेटा? रिएक्टेंट, और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ती है या घटती है बताओ? अगर आप चाय बनाने जाओगे और चाय बेटा बनेगी या कम चाय बनेगी ही नहीं? चाय जलेगी, है ना, है ना? ऐसा है जैसे चावल दाल बनाने जाओ तो दाल जब रख दी है तो एक समय आएगा कि बन जाएगी, या फिर ऐसा होगा दाल बनेगी नहीं, मतलब जैसी है वो वैसी रहेगी। या फिर ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? बोले क्या सर जी? या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि भैया चावल रखे हो पके हुए, वो देखे कच्चे निकले, पके हुए चावल अच्छे खासे बना लिए और बनाने के बाद दोबारा से रखे, दोबारा से गैस चलाई, वो फिर से चावल बन गए नहीं जैसे बना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो प्रोसेस कई रिएक्शंस ऐसी हैं जो होमोजेनियस है, हेटेरोजेनियस वही हो जाएगा, ठीक है ना? तो रिएक्टेंट की वैल्यू तो हमेशा कम होगी और प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, और इक्विलिब्रियम वह अटेंड करेगा जो एक समय आके क्या कर लेगा बेटा? इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा, भले से रिएक्शन बेटा ये या फिर कोई और ग्राफ, है ना? इतना था। और ये हमेशा किसमें होगी बेटा? क्लोज वेसल में। अगर ओपन कंटेनर में होगी तो बेटा जी क्या करेगी? वो तो हमेशा वो कन्वर्ट ही नहीं आती, वापस नहीं आती, है ना? ऐसा भाप के रूप में उड़ गए, अब उड़ गए तो मोल्स कम हो गए, ऐसा है।
कंटेस्ट है और संडे है 1% है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई है कि आर एफ बराबर क्या होगा बेटा, आर बी। क्या आएगा बेटा, आर एफ बराबर आर बी। तो इसे लिख सकते हो बेटा जी ए बी बराबर सी और बेटा यहाँ पर डी रख सकते हैं ना अपने लोग, ये दोनों बराबर है इसलिए। डन। हो गया। तो कुछ हमारे ग्राफ ऐसे हैं जो आपको बताने हैं बेटा ये वो ग्राफ सही है या फिर नहीं, ठीक है ना। ग्राफ कुछ कैसे हैं, इसे रेज करें बेटा से। अभी पीडीएफ भेजिए, चेक करो बेटा, पीडीएफ चेक करना, पीडीएफ एक पीडीएफ भेजिए अभी। किसी के पास नहीं, चलो कोई मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। देखो एक रिएक्शन देखिएगा बेटा, एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पे है, एक ये है, ये बेटा टाइम प्रोसेस में है, और यहाँ पर क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है। क्या है बेटा, कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी कुछ कंपाउंड ऐसे ही है, बोले यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर क्या है बेटा, ये कंसंट्रेशन। बोले ठीक सर। यहाँ पर बात करें एक रिएक्शन, ये तो सेम ही है। दो कंपाउंड्स देखिएगा, एक हमारा बेटा ये प्रोडक्ट है और एक क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट। क्या कभी ऐसा हो सकता है, बताओ बेटा, बताओ बेटा, हो सकता है नहीं हो सकता, बोले ठीक है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है क्या, ये वैल्यू और ये वैल्यू, बताओ फटाक से, हो सकता है बेटा नहीं हो सकता, बताओ फटाक से, नहीं। बोले सर जी एक बात बताओ, ये बेटा होगा क्यों नहीं, बस इतना बता दो मुझे। जो आप कह रहे थे ना नहीं होगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आखिर ये होगा क्यों नहीं। बेटा एक बात बताओ, इसमें P की वैल्यू ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ये देखो ये अपना क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट। इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है बेटा, ज्यादा कंपेयर टू रिएक्टेंट के, और इसमें वैल्यू कैसी है बेटा जी, प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है बेटा, मतलब जो अपनी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है, कम है कंपेयर टू बेटा किसके, रिएक्टेंट की। तो क्या ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा, तो सर जी ऐसा कुछ होगा। बोले किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बेटा जी डिपेंड करता है, तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट and product do not change with time may or may not be equal but must be कांस्टेंट। क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट। अब एक बात बताओ बेटा, ये चीज स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है बेटा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि कोई वैल्यू बढ़ रही है, कोई वैल्यू कम हो रही है, कोई वैल्यू कितनी हो गई, कोई वैल्यू कितनी नहीं हुई। अब आपको क्या देखना है, ऐसे करके एक लाइन खींचनी हो, देखना है बेटा जी क्या ये वैल्यू लगातार कांस्टेंट हो गई है नहीं हो गई, बोले हो गई।
ये जो बीच का गैप है ये बराबर है या फिर नहीं है। तो सर जी बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है। इसमें देखो, इसमें बेटा यहाँ पर बराबर हो गए, इसके बाद ये क्या बराबर रहे? बोले हाँ सर जी, ये लगभग बराबर रहे। अब ग्राफ पटरी से थोड़ा खींचा है, मुझे पता रहेगा, समझे? लगभग बराबर रहे, तो इसका मतलब क्या है सर जी कि इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। तो यही बोला गया, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम, मे और मे नॉट बी बेटा जी कांस्टेंट है ना, बट मस्ट बी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए बेटा? ये कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो चेंज हो जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको, हाँ, बस आपको देखना चाहिए कि आपका ग्राफ बेटा जी कांस्टेंट है या फिर नहीं, क्योंकि इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा गया इसी से, ठीक है? क्वेश्चन पूछा गया बेटा नीट में हर बार इससे। हाँ बेटा, जो नहीं आता वो पूछते हैं। अच्छा देखो, नहीं सर आपको देखो, अच्छा इधर देखो, प्रोडक्ट की वैल्यू भले से ज्यादा है लल्ला, इधर देखो लल्ला, यहाँ से देखो, प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है बेटा? ज्यादा है, और रिएक्टेंट की वैल्यू बेटा जी कैसी होगी? और कम होगी। मतलब देखना, बोले क्या सर जी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी होगी बेटा? कम, और प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी होगी बेटा? ज्यादा। मतलब अभी रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी है? कम, कंपेयर टू किसके बेटा? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की देखो ना कहां पर पहुंची है, और रिएक्टेंट की मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है रिएक्टेंट से। यहाँ देखो तो प्रोडक्ट की वैल्यू बेटा जी कैसी है भैया? कम रह गई, किससे बेटा? रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट क्रॉस भी नहीं कर पाया। बोले ठीक सर जी, तो मैं ये क्वेश्चन था कि ये दोनों रिएक्शन, ये जो ग्राफ है वो इक्विलिब्रियम को पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं भैया, है ना? बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो उसे देखने के लिए आपको बेटा जी ये चीज नहीं देखनी है, लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड बेटा प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो या ना हो, मतलब नहीं, बस इतना सा याद रखना। कह रहा है बेटा मे और मे नॉट भी इक्वल हो या ना हो, ये दोनों इक्वल हो या फिर ना हो, बस बीच का जो गैप है वो कैसा होना चाहिए? बराबर। तभी ये कैसा हो, देखो मस्ट बी कांस्टेंट, कैसा होने चाहिए बेटा? कांस्टेंट होने चाहिए, तब जाके ये होगा, अन्यथा बेटा आपका इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करेगा। ये कहने का समझे नहीं समझे? ऐसा बीच में वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट। डन, इतना। चलो फिर इसके आगे कल करते हैं। उधर वाले क्लास में करना है ना। छुट्टी।